हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो गाइस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने देखा जो नहीं होना चाहिए था वही हमें होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन ये है कि जब इस कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, अब ये देखिए प्रॉफिट बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे लास्ट के कुछ क्वार्टर से ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है। देखिए दिसंबर क्वार्टर के अंदर इसको 13,095 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखें तो 2,122 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। जून क्वार्टर में देखें तो 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि इससे पहले मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो वहाँ पे इनको 7,507 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। लास्ट के 2 क्वार्टर में लॉस बुक करने के बाद मार्च क्वार्टर में कंपनी जो है 96 करोड़ का प्रॉफिट लेके आती है। और इसी प्रॉफिट को देखते हुए बहुत से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। वो कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट लेके आती है तो वो उसी चीज़ को देख करके एंट्री कर जाते हैं। और ऐसा इस बार भी होता हुआ हमें देखने को मिला। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसी चीज़ के देखते हुए 5 जून को इनका रिजल्ट आया था, 5 जून 2021 को, राइट। और ये ज़बरदस्त बाइंग चली। आपने देखा होगा कि इसके अंदर अपर सर्किट लगातार आपको लगता हुआ दिखाई दिया था, राइट, जिसके चलते बहुत लोग इसके अंदर एंट्री कर गए और फाइनली जाकर के उनको फंसा दिया गया, यानी ट्रैप कर दिया गया। आपको पता है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को इस समय सस्पेंड कर दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज से, यानी अभी आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना आप बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है, मुझे लगता है कि मेरी बात जो है गलत भी हो सकती है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहूँगा। आप लोग ज़रा बताइएगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता। देखिए मेरा ओपिनियन ये है कि रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है उसी डील के तरीके से यहाँ पे भी पिरामिड ग्रुप जो है इसको एक्वायर करने की जिस फिराक में बैठा है, मुझे नहीं लगता कि इसको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। देखिए रिलायंस भी अपने रिलायंस रिटेल वेंचर आर्म लिमिटेड के अंदर के जरिए फ्यूचर की बहुत सारी कंपनी से जुड़ी हुई जितनी एसेट्स थी, बहुत ही उसको बढ़िया बैठा बैठा मलाई, मतलब बैठी एकदम भरी भरी मलाई उसको मिल रही थी काटने के लिए, और वो काटने की सोच में पड़ा हुआ था। लेकिन क्या वो काट पाया? अभी तक कुछ नहीं काट पाया। क्यों नहीं काट पाया? क्योंकि अभी इतनी बुरी तरीके से डील फंसी हुई है, ऐसी जगह फंसी है कि वहाँ से ना, मतलब गले में हड्डी फंसने के बराबर है। मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है आज जिस मोड पे खड़ी है, मजाक नहीं है उसको डील को सक्सेसफुली करवा लेना। अगर हो जाएगी ना तो बहुत ही बड़ी, एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को बहुत अच्छे से पता है कि उसको बिना कुछ मेहनत किए बैठे बिठाए उसको बढ़िया अच्छा खासा मार्केट मिल जाएगा इंडिया के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का। फ्यूचर ग्रुप बहुत बड़ा एक चेन है हमारे देश के अंदर, राइट। तो वहाँ पे उसको मेहनत कम करनी पड़ी और कम पैसे में उसको ज़्यादा माल मिल गया, क्योंकि सामने वाले की ज़रूरत है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। DHFL को एक्वायर करने के लिए पिरामिड ग्रुप हाथ धो करके पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि उसको पता है सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर उसको कंपनी मिल रही है, और कंपनी की जो मार्केट के अंदर जो एक्सपेंशन है, जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क बनाने में बहुत समय लगता है, राइट। और उस नेटवर्क के लिए बहुत खर्चा भी लगता है,
तो यहाँ पे इसको सब कुछ बैठे बिठाए 37,000 रुपये में, अगर 37,000 करोड़ रुपए में अगर मिल जा रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसीलिए पीछे लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई और सीसीआई से और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से क्लियरेंस पा जाने के बाद भी आगे के रास्ते इनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग चैलेंज करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको वो अपडेट भी दे रहा हूँ। चलिए एक सेकेंड। 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट जो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैं, और इसके अंदर रिटेल डिपॉजिटर्स हैं छोटे छोटे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा, बहुत से लोग चैलेंज करेंगे अभी। और आप सभी जितने इस छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, इन सभी लोगों को भी ग्रुप बना करके जो है इस मूव के खिलाफ जो है अपोज करना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। देखिए जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इस केस में पिरामिड ग्रुप को सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि ये भी एक लिटिगेशन प्रोसेस से मामला गुजरेगा, और जिसके ऊपर बड़ी बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, इन सभी को भी इस केस के ऊपर फिर से री हियरिंग करना पड़ सकता है। देखिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट आया था वो कहीं न कहीं सही था। उसमें क्या गलत थी, क्या उसमें गलती दिक्कत क्या थी? 91,000 करोड़ का पूरा पूरा अमाउंट रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जब अगला आदमी तैयार है तो उसके ऊपर एक बार सुनवाई करनी चाहिए ना। उसके ऊपर एक बार उसके ऊपर उसको एक बार एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है? उनसे एक लिखित तरीके से एक रिटन प्रूफ के रूप में जो है तरीका पूछा जाता है कि आप किस तरीके से पे करेंगे 91,000 करोड़ रुपीस, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करवाई जाती प्रॉपर्ली, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सलूशन निकाला जा सकता है ना। अब यहाँ पे बैंक्स को भी तो इतना सारा हेयर कट जो है झेलना पड़ रहा है। अब 91,000 करोड़ रुपये में 37,000 करोड़ रुपए बैंक्स को मिलेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है वो अब बैंक्स का चला गया उनके हाथ से। राइट। सबसे ज़्यादा बड़ी दुख की बात तो ये है कि इसके अंदर जो शेयर कैपिटल है इस कंपनी की वो ज़ीरो कर दी गई है, वो बहुत ही दुख की बात है। तो देखते हैं गाइस अभी आप लोगों को क्या करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक अपडेट ये थी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली किया क्या है कि अभी जो है इस कंपनी को डिपॉजिट लेने से रोक दिया है। राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीआई बैन्स डीएचएफएल फ्रॉम टेकिंग डिपॉजिट्स अंडर पिरामिड मैनेजमेंट। यानी अभी इस समय जो भी डिपॉजिट आ रहे हैं डीएचएफएल के अंदर वो बेसिकली रोक दिए गए हैं, और वो ऐसा इस बात का करार दिया है कि अब डीएचएफएल डिपॉजिट एनबीएफसी नहीं है, बल्कि अब ये नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी कंपनी बन चुकी है, जो कि पूरी तरीके से प्रोसीडिंग चल रही है। बैंकरप्सी प्रोसीडिंग जब तक चलेंगी तब तक ये सब रुका रहेगा, और जैसे ही पिरामिड ग्रुप इसको एक्वायर कर लेता है उसके बाद उसके अंडर में यानी उसके अंतर्गत ये सारा काम चलेगा। राइट। तो गाइज देखते हैं आगे क्या न्यू अपडेट आती है। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब मैंने बताया थी भी आपको कि 7 मेंबर्स की एक कमेटी सेट करी गई है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से इस पूरे मुद्दे को ओवरसी करने के लिए। राइट। कि देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप हो रहा है, ये सब चीज़ों को देखने के लिए सुपरवाइज़ करने के लिए कमेटी डिज़ाइन करी गई है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से। सो यही है, देखते हैं आगे क्या नई सिचुएशन होती है। जो कुछ होगा आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बस आप लोगों को जुड़े रहना है और टेंशन ना लीजिए। अभी ये डिलिस्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ सस्पेंड किया गया है। राइट। जो कुछ होगा आगे तुरंत चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी आप पैनिक ना करिए एंड आराम करिए, एंड आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।